जो मेरे पास वेवलेंथ है वो क्या है, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, उनके लिए जो वो वेव कैरेक्टर है जो उनका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की थी, हर ऑब्जेक्ट का पास अगर मूव कर रहा है तो उसके पास वेव कैरेक्टर होगा। वेव कैरेक्टर तो है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ना ही ऑब्जर्व होगा, ना ही उसका कोई। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो क्या है मेरे पास, डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन। क्या था, डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने क्या बोला, एवरी ऑब्जेक्ट, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, अगर किसी मास है उसके पास और कोई v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उन्होंने बोला एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग मास m एंड मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इज एसोसिएटेड विथ अ वेव कैरेक्टर। उस वेव कैरेक्टर को उन्होंने बोला उसके पास मैटर वेव होगा। मतलब कि ये अगर कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी है, ये मूव कर रहा है, तो इसके पास पार्टिकल नेचर तो है ही, मुझे दिख रहा ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन इसके पास एक वेव कैरेक्टर भी है। ये डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी। इन्होंने बोला एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट। प्रूव हो गई एक एक्सपेरिमेंट से जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं हम। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली सेज दैट, डी ब्रॉगली he says that every object having mass m and velocity v is associated with a wave character, and that is called, मतलब हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास सर्टेन वेव कैरेक्टर होगा, जो ये बोलते हैं उसको मैटर वेव, क्योंकि हर मैटर के पास एक वेव कैरेक्टर है। इन्होंने बोला वो क्या है, एक मैटर वेव। बात क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो इनकी हाइपोथेसिस थी, एक एक्सपेरिमेंट से हमारी प्रूव होती, जो होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है एक वेव की, किसी भी वेव की प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन। ये होता क्या है, बेंडिंग ऑफ वेव एट द एजेस। अगर मैं यहां से लाइट पास करूंगा और यहां से एक छोटा सा होल है, तो क्या होगा, लाइट जब यहाँ से आएगी तो यहाँ से बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद अगर ये मेरे पास एक स्क्रीन है, यहाँ पे ये स्क्रीन है, तो अगर मैं लाइट को यहाँ से इस स्मॉल होल से, जिसका डायमीटर बहुत छोटा है, इससे पास करता हूँ, तो जब ये लाइट यहाँ से जाती है तो ये बेंड हो जाती है। बेंड होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखता है, क्योंकि जब लाइट जाती है, वेव कैरेक्टर है, फिर वो इंटरफेयर करती है, इंटरफेरेंस से मुझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखता है। ये लाइट के लिए था। लाइट के पास वेव नेचर है, ये हमें पता था डुअल नेचर ऑफ लाइट से। तो लाइट के पास वेव नेचर है, इसी वजह से वो डिफ्रैक्शन शो कर रही है। लाइट के पास वेव नेचर, मतलब वेव नेचर ही डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स डाले गए, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स डाले गए इंस्टेड ऑफ लाइट, वहां पर भी सेम मुझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखता है। मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉन, जो कि एक पार्टिकल है, उसको जब मैं यहाँ से पास करता हूं, तो वो भी डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, एक वेव कैरेक्टर है, जो कि सिग्निफिकेंट है, छोटा मोटा नहीं, वो एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। तो ये एक्सपेरिमेंट था, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स वाज अ साइंटिफिक एविडेंस फॉर द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो वो थे, डी ब्रॉगली ने बोला क्या, हर एक ऑब्जेक्ट जो अगर किसी मास m है और स्पीड उसकी v है, मूव कर रहा है, तो उसके पास एक वेव कैरेक्टर होगा, जिसको मैटर वेव से बोलते हैं। उसका डेरिवेशन कैसे होता है, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक आइंस्टाइन की इक्वेशन है E = mc², एक मेरे पास मैक्स प्लैंक की इक्वेशन है। मैक्स प्लैंक की इक्वेशन ये किसकी लिए थी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए थी। यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा था वो आ रहा था hc/λ। इन दोनों एनर्जी को, ये क्या है पार्टिकल नेचर के लिए, ये क्या है वेव नेचर के लिए, अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करूँगा mc² = hc/λ, तो यहाँ से m × c = h/λ आता है। तो m × c, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, p = h/λ। ये हमारे पास इक्वेशन है। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के पास के कोई मोमेंटम है तो उसके पास एक वेव कैरेक्टर होगा जिसको मैटर वेव से बोलते हैं, जिसमें वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास h/p। ये मेरे पास क्या आएगी, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आएगी मेरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ रही है h/p। डी ब्रॉगली ने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वेव होगा, लेकिन अगर हाथी जाता है तो मुझे तो दिखता नहीं वेव कैरेक्टर। अगर कोई भी एनिमल जा रहा है, कोई इंसान जा रहा है, कोई भी जा रहा है आदमी, तो मुझे उसका वेव कैरेक्टर तो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, ये देखते हैं हम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेरे पास ये जो वैल्यू आई है, दैट इज जो मेरे पास लैम्डा = h/p आया है, h की वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻³ के रेंज में है। अगर मैं कोई भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लूँगा, जैसे किसी भी हाथी की बात कर लेते हैं, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, उसका 80 किलोग्राम मास है और वो जैसे 10 मीटर/सेकेंड से, बहुत ही हाई स्पीड है, 10 मीटर/सेकेंड से चल रहा है वो। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻36 की रेंज में आएगा, 10⁻⁻36 मीटर की रेंज में आएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ 10⁻⁻36 नेग्लिजिबल है, इनसिग्निफिकेंट है फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर यहीं पे 80 किलोग्राम की जगह अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लूंगा मैं 9.1 × 10⁻28 ग्राम्स, ठीक है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मेरे पास जो भी लैम्डा आएगा वो सिग्निफिकेंट आएगा। सिग्निफिकेंट क्यों आएगा, क्योंकि अगर मेरे पास वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू किस रेंज में आ गया है, जैसे कि 9.1 × 10⁻⁻9 नैनोमीटर्स की रेंज में अगर वेवलेंथ आ गया है, इलेक्ट्रॉन का साइज भी इसी रेंज में होता है, एंगस्ट्रॉम रेंज में, तो मतलब कि फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो मेरे पास वेवलेंथ है वो क्या है, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, उनके लिए जो वो वेव कैरेक्टर है, जो उनका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की थी, हर ऑब्जेक्ट का पास अगर मूव कर रहा है तो उसके पास वेव कैरेक्टर होगा। वेव कैरेक्टर तो है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ना ही ऑब्जर्व होगा, ना ही उसका कोई एक्सपेरिमेंट हमें दिखेगा, ठीक है। लेकिन फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए कुछ ना कुछ वेव कैरेक्टर होगा और वो एक सिग्निफिकेंट होगा, अब मैंने देखा, ठीक है, अभी क्या हुआ, हमने पढ़ा था इससे पहले बोर मॉडल के हिसाब से क्या था, ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है जो कि पार्टिकल नेचर का है। लेकिन ये सच बात नहीं है। अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर है, वेव नेचर ज़्यादा सिग्निफिकेंट है करस्पॉन्डिंग टू पार्टिकल नेचर। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करने की बजाय वो कहाँ मूव कर रहा है, वो एक वेव में मूव कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर वेव में मूव कर रहा है जो कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन अ फिक्स पार्टिकल इट बिहेव्स लाइक अ वेव। मतलब वो एक वेव की तरह इस ऑर्बिट में, जो क्या है, ये तुम्हारा बोर मॉडल के हिसाब से था, पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर पार्टिकल नेचर है वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का हमने देखा डिफ्रैक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कंपेयर टू व्हाट, पार्टिकल नेचर। तो बात ये हुई कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऐसा वेव बना रहा है। अब क्या है, अगर मैं n = 3 की बात करूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 वेव्स बन रहा है, ठीक है। अगर ये क्रस्ट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ।
तो यहाँ पे मैं देखूंगा एक वेवलेंथ ये, एक वेवलेंथ ये, एक वेवलेंथ ये, तो मतलब ये 3 वेवलेंथ बन रही है। तो यहाँ पे कितना, इसका कितना डिस्टेंस हुआ, ये n टाइम्स ऑफ लैम्डा, n लैम्डा है, ये होना चाहिए। और टोटल डिस्टेंस क्या है, अगर इसका रेडियस r है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई r, मतलब कि टोटल सरकमफेरेंस जो सर्किल के बराबर होना चाहिए किसके, n लैम्डा के, क्योंकि क्या है ये इसी सरकमफेरेंस वाले पाथ में वेव की तरह मूव कर रहा है। n इक्वल्स टू 3 के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 वेवलेंथ बन रहा है। अगर n इक्वल्स टू 1 होगा तो वहाँ पे 1 वेवलेंथ होगा, n इक्वल्स टू 2 होगा तो 2 वेवलेंथ होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आ रही है 2 पाई आर, लैम्डा इक्वल्स टू आ रहा है 2 पाई आर अपॉन में n, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन में n, ठीक है। या फिर यहाँ से n लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर समझ आ गया, मतलब अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 1 है, लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर हो जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट में है 2 लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर होगा। और हमने अभी क्या पढ़ा है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू क्या था, h अपॉन में p, हमने पढ़ा था डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में p इक्वल्स टू 2 पाई आर n इंटू एच अपॉन में एम वी इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो यहाँ से एक इक्वेशन जो आ रही है एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये बोर मॉडल ऑफ एटम ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसका साइंटिफिक थ्योरी कैसे ये आया, बस उन्होंने ये बोल दिया कि एवरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, उसी वजह से एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई आया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही वेवलेंथ बनेगी, वो हमें नहीं देख पाएंगे। n इक्वल्स टू 3 की बात करते हैं, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेवलेंथ बनेंगी, 3 वेवलेंथ टोटल बनेंगे। तो टोटल डिस्टेंस तो अगर रेडियस r है तो सरकमफेरेंस है, इसी सरकमफेरेंस में जो भी बनेगा हमारा वेवलेंथ, राइट। तो 2 पाई r किसके बराबर होगा, n लैम्डा के बराबर होगा, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कुछ पार्ट हो रहा है और कट हो रहा है, जो हम आगे देखेंगे। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा आएगा, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी रख के एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई आ गया। ये रिलेशन जो बोर ने डायरेक्टली यूज कर लिया था, यहाँ पे उसका साइंटिफिक डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये होता है मेरा, यहाँ पे मैंने बात करी, यहाँ पे कितनी वेवलेंथ बन रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, जितनी उस पे वेव बन रही है, जितनी उस पे वेवलेंथ बन रही है, वेवलेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट, जितनी वेवलेंथ बन रही है, मतलब कि वो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, सच एन ऑर्बिट डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने निकाला एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, यहाँ पे n की एक इंटीजर वैल्यू ही है, n की मैं और कोई वैल्यू नहीं ले सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाए जहाँ पे पूरी वेव कंप्लीट नहीं हो रही है, वहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 2.5 1.33 कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो कंप्लीशन नहीं हो रहा है, राइट। या तो वो लैम्डा होगा प्लस लैम्डा थर्ड, 1/3 ऑफ लैम्डा यहाँ पे मिल रहा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज रहेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये थ्योरी से बोर थ्योरी प्रेजेंट हो रही है, और बोर थ्योरी से ये वाला सिनेरियो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम समझ गए डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक electrons, protons, neutrons, atoms and molecules which travel with very high velocity as they have very small mass। अगर इनका भी मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जो लैम्डा आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। लैम्डा यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ रहा है बिकॉज मास इज वेरी लेस, ठीक है, मास बहुत कम है, मास बहुत कम है, दैट्स वाई
दैट्स वाई वी हैव लैम्डा सिग्निफिकेंट। मतलब जो भी मेरे पास वेवलेंथ सिग्निफिकेंट आ रहा है क्योंकि इसका मास कम है और वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक के लिए बात करूंगा उसका मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये लैम्डा मेरा सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। लैम्डा क्या है? मेरा मैटर वेव का वेवलेंथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से, जो किसके बराबर है? h/p के बराबर है। ठीक है, आइए हम कुछ कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है हमें? हर जगह मुझे वेलोसिटी नहीं दी होगी, कुछ और वैल्यूज भी दी जा सकती है। लैम्डा इक्वल्स टू होता है मेरा h/p। ठीक है, h/p होता है। केस 1 फर्स्ट केस क्या है? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज गिवन। ठीक है, अगर मुझे वेलोसिटी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी दिया है तो फिर मेरा ये क्या कहते हैं, वेवलेंथ क्या आएगा? मुझे पता है हाफ mv² क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। ऑल राइट, अगर यहाँ पे दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये m²v² अपॉन में 2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ऑल राइट, mv क्या होता है? p, तो ये क्या हो जाएगा? p² अपॉन में 2m इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आएगा? √2m ke। 2m ke आ गया p का वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा? h अपॉन में √2m ke। ke क्या है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा क्या है? ये लैम्डा डी ब्रॉगली के हिसाब से लैम्डा क्या है। ऑल राइट, ये समझ गए। दूसरी बात क्या है, कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं। केस 2 है मेरे पास। केस 2 में बोलता है अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, वो v = 0 पर है, तो इसका चार्ज q है। इसको v वोल्टेज से, v0 वोल्टेज से पास करने के बाद इसमें जो कुछ वेलोसिटी आ जाएगी v फाइनल इक्वल्स टू v0, v फाइनल इक्वल्स टू v लिख देते हैं। v फाइनल वेलोसिटी आ गई इसके पास। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन या फिर कोई माइक्रोस्कोपिक चार्ज पार्टिकल को v वोल्टेज से पास किया है, तो पास करने के बाद उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, ये मुझे बताना है। क्या होता है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैं v वोल्टेज से पास करता हूँ तो उस पर वर्क डन होता है, वर्क डन बाय दिस बैटरी। ये वोल्टेज उस पर वर्क करता है, जो वर्क उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ाता है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होती है वो किसके बराबर होती है? Q इंटू v0 के बराबर होती है। Q इंटू v0, काइनेटिक एनर्जी का जो इंक्रीमेंट होता है Q इंटू v0 के बराबर होता है। Q क्या है? चार्ज ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और v0 क्या है? वोल्टेज अप्लाइड। तो यहाँ पे ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Q इंटू v0। तो अभी हमने पढ़ा था लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? h अपॉन में √2m ke। तो ये क्या हो जाएगा? h अपॉन में √2m इंटू Q इंटू v0। ठीक है, ये हो गया मेरे पास लैम्डा का एक वैल्यू व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज पास्ड थ्रू अ वोल्टेज v। यहाँ पे v0 क्या है? वोल्टेज। Q क्या है मेरे पास? चार्ज। और m क्या है मेरे पास? मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मुझको h तो पता ही है, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास वेवलेंथ आ जाएगा, डी ब्रॉगली का वेवलेंथ फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? What will be the wavelength of an electron and football which travel with same 1/10 of the velocity of light and mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻28 gram while that of football is 0.1 किलोग्राम। यहाँ पे सॉल्व किया गया है। यहाँ से एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रही है? वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे सिग्निफिकेंट की बात है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो मेरा आ रहा है
0.242 एंगस्ट्रॉम। करना कैसे है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में m इंटू वी है। h की वैल्यू पता है हमने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3.0 इंटू 10 की पावर 8 का 1/10, 3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, वो वेलोसिटी रखनी है, मास रखना है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, तो लैम्डा डी ब्रॉगली ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 0.242 एंगस्ट्रॉम, और वहीं पे जो मेरे पास इसका आ रहा है, बॉक्स का जो आ रहा है, मतलब जो बॉल का आ रहा है 22, क्या आ रहा है 10 की पावर -30 एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में आ रहा है। अब बॉल का साइज क्या होगा 15 सेंटीमीटर, उसके रिस्पेक्ट में ये कुछ है, कुछ नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी वजह से इतना स्मॉल वेरिएशन फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, दिस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज नॉट एप्लीकेबल। एक्चुअली इट्स एप्लीकेबल बट कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है। यहाँ तक क्लियर है सबको। बोर मॉडल जो हमने पढ़ा था उसने बोला था कि अगर मेरे पास कोई एक न्यूक्लियस है, अगर मेरे पास कोई एक न्यूक्लियस है, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहा है। ये हमने बोर मॉडल में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से देखा कि नहीं, ये पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है, ये एक वेव मूव कर रही होती है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने किसमें पढ़ा, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से। उसके बाद जो हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूरेटली डिपिक्टिंग द मॉडल ऑफ एन एटम। ये प्रिंसिपल कहता क्या है, ये प्रिंसिपल कहता है it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of a fast moving subatomic particle like electron। मतलब कि अगर ये मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या है ये, अभी हमने बोर मॉडल से हम आगे आ जाते हैं। हमारे पास अभी कौन सा है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, जो बोलता है कि वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, बल्कि वहां पे क्या मूव कर रहा है, उस पर एक वेव मूव कर रही है। तो मतलब कि यहां पर एक वेव मूव कर रही होगी मेरी कुछ इस तरीके से। तो यहां पे बोला जाता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी, कुछ ना कुछ उसके वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगी। उसका प्रोडक्ट हम आगे देखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये वेव मूव कर रही है, मतलब कि इसके डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से न्यूक्लियस से कितनी रेडियस के दूर पर मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसको एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है। तो ये थ्योरम कहता है कि वहां पर उसके मोमेंटम और उसके पोजीशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगा, जिसके मिनिमम वैल्यू क्या है, h अपॉन में 4 पाई। डेल्टा x यहां पर क्या है मेरे पास, डेल्टा x है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। उस सब एटॉमिक पार्टिकल में डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, एरर। अगर मैं उसमें एरर, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जैसे यहाँ पे सेंटर ले रहा हूँ मैं, यहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बताना है यहाँ पर 10 मीटर्स। लेकिन क्या हो रहा है, एरर की वजह से जब मैं यहाँ से 10 मीटर जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, या फिर कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं मिल रहा है। मिल कहाँ पे रहा है, 10 ± 0.02 मीटर्स। तो मतलब ये जो 0.02 मीटर्स, मतलब कि ये क्या है मेरे पास 2 सेंटीमीटर्स। 2 सेंटीमीटर क्या है, उसका एरर है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स 2 सेंटीमीटर या फिर 0.02 मीटर। इसको अनसर्टेनिटी या फिर एरर इन फाइंडिंग द पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो मिनिमम प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का, वो क्या होगा, h अपॉन में 4 पाई। इसी तरीके से डेल्टा p क्या है, ये क्या है मेरे पास, एरर और अनसर्टेनिटी
एरर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब जब मैं मोमेंटम मेजर करूंगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी या फिर एरर आएगा, उसका जो प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4h/4 रहेगा। अगर मुझे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूं मैं, m इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, h/4πm। m क्या होगा, मास ऑफ दैट सब एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर है। तो मतलब कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है, अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम उसको एग्जैक्ट और साइमल्टेनियसली बताना पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी। ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर मुझे ये पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 है। अब अगर मैं ऐसा चाहूं कि मुझे पोजीशन को एग्जैक्टली बताना है तो मुझे यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या लेना पड़ेगा, 0। अगर मैं एग्जैक्ट पोजीशन बता पाऊंगा मतलब कि उसमें अनसर्टेनिटी 0 है, एरर 0 है, तो यहाँ पे हमको ये बात ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या आएगा, h/4π इंटू 0। इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आ रहा है, वो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब, अनसर्टेनिटी किसी में इनफाइनाइट तो होगा नहीं कि उसमें 100% अनसर्टेनिटी है। इसी वजह से कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक चीज में अनसर्टेनिटी 0 लेते आओगे, अगर जैसे पोजीशन में मुझे अनसर्टेनिटी 0 चाहिए, एरर 0 चाहिए, तो मुझे मोमेंटम में इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी आ जा रही जो कि फिजिबल नहीं है। मतलब कि दोनों में ही डेल्टा एक्स और डेल्टा पी रहेगा। इसका मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस का अराउंड तो वहां पे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को बताना पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी ही। इसी तरीके से जेई एडवांस में अभी एक सवाल आया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट वाइज था, उसमें बोला द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का पाथ एक फिक्स है, जो कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं पाथ फिक्स कर दूंगा मतलब कि उसकी पोजीशन फिक्स हो गई है। जब उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी इसका मतलब क्या हो गया, उसमें अनसर्टेनिटी क्या हो गया है, 0। जैसे अनसर्टेनिटी 0 हो जाएगी तो अगर किसी एक में अनसर्टेनिटी 0 होगी दूसरे में इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो जाता है। तो हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, यहां पे अगर हम बोर मॉडल की बात करें, पहले क्या था, ये था मेरे पास बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर ने बोला था कि न्यूक्लियस से आप r दूरी पे जाएंगे, आपको एक ऑर्बिट मिलेगा, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब बोर ने एक सर्टेनिटी के साथ बोला था कि इसके r दूरी जाने पर, इसके r रेडियस पर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग के हिसाब से क्या बोला कि बोर साहब को ये नहीं बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, ये बोलना चाहिए कि यहां से r दूरी पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर मिल सकता है, यहां पर उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। इसी वजह से अगर हम अभी आगे जाएंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, तब हम वहां पे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जैसे sp-df। वो शेप क्या शो करते हैं, वो शेप शो करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में ज्यादा होगी इस रीजन में। जिसे p ऑर्बिटल का डंबल शेप आता है, तो मतलब उस डंबल शेप रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी है, यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है, सर्टेनिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है, सर्टेनिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वहां पर मेरा जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी करेक्ट हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन
पार्टिकल की तरह अज्यूम किया गया है। ये क्लियर है? ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन थ्योरी, ये सब का कॉम्बिनेशन करके एक एक्यूरेट मॉडल दिया गया है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसको हम आज करेंगे। यहाँ पे हम सबसे लास्ट मॉडल पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल को पढ़ने के बाद हम क्वांटम नंबर्स सीख लेंगे, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद इसके आगे वाला जो पार्ट है हम क्वांटम नंबर्स की मदद से ही हर एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल कर पाएंगे अच्छे से। और वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हेविली यूज होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ ही साथ कैसे पढ़ेंगे, उसमें क्वांटम नंबर्स की हेल्प से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ऑलराइट, व्हाट दिस मॉडल इज ऑल अबाउट। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है? अभी हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या बोला, हर एक ऑब्जेक्ट किसी का मास, जिसका मास m और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसके पास एक मैटर वेव एसोसिएटेड है। मैटर वेव हमने निकाला था लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में p, p की वैल्यू क्या थी, मोमेंटम के बराबर थी। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये क्या अज्यूम करता है, ये अज्यूम करता है all these subatomic particles are associated with a matter wave। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक वेव की तरह ही लेकर उसको वेव की तरह ही सारी स्टडीज कर रहा है। यहाँ पे क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो भी स्टडी हो रही है बेस्ड ऑन इट्स वेव नेचर, और ये बोलता है इस मॉडल के हिसाब से एवरी सब एटॉमिक पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ अ मैटर वेव। ऑलराइट, और इन्होंने फिर उसके बाद क्या किया है, जो मैटर वेव है उसको इन्होंने साई से रिप्रेजेंट किया है। साई ये क्या है, एक वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या है, ये एक वेव फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट्स the spatial distribution of the subatomic particle। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो वो स्पेशली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में सीखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग की, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता पाना पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। ऑलराइट, तो साई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, और ये वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्पेशली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके बारे में ये बताता है। तो अगर ये वेव फंक्शन है तो यहीं पे मैं क्या लिख सकता हूं, साई इज अ वेव फंक्शन। तो इसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, किस पे डिपेंड करेगा ये, तो ये क्या डिपेंड करता है, साई एक्स वाई जेड एंड टी। साई एक्स वाई जेड एंड टाइम, ये चार वेरिएबल्स पे ये वेव फंक्शन डिपेंड करता है। अगर मुझे साई का कोई फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम, तो मैं उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट नहीं, मैं उस इलेक्ट्रॉन की स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बता लूंगा बेस्ड ऑन दिस वेव फंक्शन साई। ठीक है, ये जो साई वेव फंक्शन है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ये साई वेव फंक्शन जो है इट कंटेन्स all the information in just a minute. It contains all the information regarding that electron.
इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट इलेक्ट्रॉन। रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मतलब कैसी इंफॉर्मेशन, मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, लाइक उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसका स्पेशियल वेरिएशन, सारी चीज़ें मैं इस वेव फंक्शन की मदद से बता पाऊंगा। क्योंकि ये फंक्शन ही एक्स वाई जेड और टी पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब कि मैं बता लूंगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी एनर्जी क्या होगी। एनर्जी के लिए हम आगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करते हैं, उसमें एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आता है जो एनर्जी के लिए यूज होता है। ठीक है, ये वेव फंक्शन क्या है, ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से आया है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, ये हमने ये वहाँ से हुआ है कि जैसे कि ये मॉडल अज्यूम करता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल एक मैटर वेव से एसोसिएटेड है। जब वो वेव मूव कर रही है, उसी का फंक्शन है वो वेव कैसे मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड टाइम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। तो मेरे पास ये साई एक्स वाई जेड फंक्शन आ गया है। ठीक है, अब क्या होता है, साई, इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, हम क्या करते हैं, इसमें टाइम वेरिएबल हटा देते हैं। तो जो मेरा साई डिपेंड कर रहा है वो एक्स वाई और जेड पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर सिर्फ वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड की बात करें तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। ठीक है, इट डज नॉट हैव any physical significance, any physical significance. All right, point number 1 is this. Point number 2 क्या है, the positive and negative value of psi, negative value of psi. साई इज जस्ट अ फंक्शन। ऑल राइट, साई एक वेव फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। ऑल राइट, साई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ साई रिप्रेजेंट्स द फेज, वेव में हमको फेज पता है, अगर ऊपर साइड है तो पॉजिटिव फेज है, नीचे साइड तो नेगेटिव फेज है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों एक ही सेम फेज में होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों ही ऑपोजिट फेज में। अब हम आते हैं कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस की क्वांटिटी जो साई से डिराइव होती है। सबसे पहला टर्म आता है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स it represents the probability density of finding an electron, probability density of finding an electron. All right, finding an electron, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी नहीं बताता है। ऑल राइट, साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास दिस इज द ऑर्बिट, दिस इज द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस से आर दूरी पर न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब कि अब हमें क्या है, अभी हमको पता चल गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना पॉसिबल नहीं है। अब मुझे जो भी बता पाऊंगा सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही बता पाऊंगा। अगर यहां से मुझे आर डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें पता है साई स्क्वायर होता है, अगर मुझे न्यूक्लियस से आर दूरी पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम से तो फिर मेरे पास
प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, अगर स्मॉल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो डी पी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है मेरे पास साई स्क्वायर। अगर डी वी मुझे निकालना है, छोटा सा वॉल्यूम लूंगा तो वो क्या आएगा, तो स्मॉल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये क्या हो जाता है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेडियस अब फ्रॉम न्यूक्लियस अप टू रेडियस आर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहां से P जो आएगा मेरे पास, P इक्वल्स टू साई स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ स्फेरिकल रीजन आर। यहां से आर दूरी पर जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगा साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ये आ गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आगे क्या होता है, अब मेरे पास साई जो है, साई मेरे पास वेव फंक्शन आ गया है। ऑलराइट, साई रिप्रेजेंट्स वेव फंक्शन। दिस इज अ वेव फंक्शन फॉर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो वेव फंक्शन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जिसको कहते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो क्या होती है, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन में dz स्क्वायर। यहाँ पे आएगा माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस v टाइम्स ऑफ साई इक्वल्स टू e टाइम्स ऑफ साई। ये आता है मेरे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सारी वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मुझे 3 कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, जिनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। पहला कांस्टेंट मुझे मिलता है n, जिसको मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलता हूँ। दूसरा कांस्टेंट मिलता है मुझे l, जिसको मैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलता हूँ। तीसरा मुझे मिलता है m, जिसको मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन कैसे आई है, तो ये इक्वेशन आई है एक ऑपरेटर से। ऑपरेटर क्या होते हैं, जो भी हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज है, जैसे कि मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी and this position vector, everything that have observable and physical existence in classical mechanics, there is exist corresponding operator in quantum mechanics। corresponding operator quantum mechanics पे exist करता है। फिर जब मैं उस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन में ऑपरेट करूंगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, मुझे रिजल्ट में एक ऑब्जर्वेबल फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। जैसे कि सबसे एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अगर मैं वेव फंक्शन पर अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड। यहाँ पे मैं अंदर वेरिएबल्स नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको मैं वेव फंक्शन पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलता है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑलराइट, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अगर मैं इसको वेव फंक्शन पे अप्लाई करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, यहां तक मेरे पास क्लियर हो गया। और यहीं पे जो h की वैल्यू आती है, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, वो क्या होता है, माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन में dz स्क्वायर प्लस v क्या है मेरे पास, वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। v क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
ये ऑपरेटर जब पूरा का पूरा साई से मल्टीप्लाई होता है तो मुझे एक आइगन वैल्यू देता है, और उस आइगन वैल्यू की क्या होती है, वो आइगन वैल्यू मेरे पास एनर्जी होती है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस। अब क्या है, मेरे पास जो वेव फंक्शन है, अभी इससे पहले जो मेरे पास साई था, साई क्या है, साई क्या है मेरे पास एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में है। साई है मेरे पास एक्स वाई जेड, मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होता है, आर थीटा और फाई में, मतलब कि मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद मेरे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इजी हो जाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसको मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक आर डिस्टेंस पे क्या है, अगर ये जेड वाई प्लेन है तो मेरा जो वेक्टर है वो अबव द प्लेन है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे था, तो जेड वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी का जो प्रोजेक्शन आएगा वाई एक्स प्लेन में, ये क्या होगा, आर साइन थीटा। और ये जो आर साइन थीटा आया है, ये ध्यान रखना है, आर साइन थीटा का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में क्या होगा, आर साइन थीटा कॉस फाई। ये क्या आएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, और इसका जो वाई एक्सिस में जो वाई वैल्यू होगी वो क्या आएगा, आर साइन थीटा साइन फाई। तो ये जो मेरा पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स था, ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। जो वैल्यू आती है जेड एक्सिस की है आर कॉस थीटा, वाई एक्सिस में आता है मेरे पास आर साइन थीटा साइन फाई, और जो एक्स एक्सिस में आता है वो आता है मेरे पास आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो इसी तरीके से जो पहले मेरा साई एक्स वाई जेड आ रहा था, तो यहाँ पे जो पहले मेरा वेव फंक्शन पहले मेरा साई एक्स वाई और जेड के टर्म्स में आ रहा था, अब ये किस टर्म्स में आएगा, साई आर थीटा और फाई। ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इसकी स्टडी इजीली करते हैं। ठीक है, ये जो साई आया है, ये क्या है मेरे पास, वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेशल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब मैं इस साई को सॉल्व करता हूँ, तो जो मेरे पास साई आता है, साई ऑफ आर थीटा फाई, ये टू टर्म्स में आता है। एक होता है मेरा आर एन कॉमा एल, जो सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, इनटू वाई ऑफ एल कॉमा एम, जो कि तुम्हारा एंगुलर पार्ट होता है। ये होता है मेरा रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ये होता है मेरा रेडियल पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है मेरा एंगुलर पार्ट। ठीक है, तो इसी एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स मिलता है। ये जो रेडियल पार्ट आया है, ये मुझे ये बता रहा है, कि अगर मेरे पास सेंटर है, तो यहाँ से आर दूरी जाने पर इलेक्ट्रॉन्स मुझे कैसे मिलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, ये बता रहा है मेरे को। कौन सा पार्ट, रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट मुझे सेंटर से आर रेडियस पर कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन की, वो ये बताता है। और जो एंगुलर पार्ट बताता है, वो बोलता है यहाँ से अगर मैं कोई एंगल ले लूँ थीटा और फाई। थीटा क्या था, एक्स वाई जेड, और उसमें बीच का एंगल था, हमने पीछे देखा है। तो एंगुलर पार्ट मुझे बताता है वो एंगुलरली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरा वेव फंक्शन। जैसे कि मेरा पी ऑर्बिटल का जो शेप ऐसे आता है, ये कहाँ से मिलता है मुझे, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से। एस ऑर्बिटल का जो ऐसे आता है, इसका मतलब ये है कि उसका एंगुलर पार्ट कुछ है ही नहीं है, उसके पास सिर्फ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मिलती है, जब हम ये साई को लिखते हैं रेडियल और एंगुलर पार्ट में, तो ये क्या होता है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, ये देता है एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा वेव फंक्शन से आता है। अब क्या है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स वैल्यू सॉल्व नहीं की गई है, हर एक ऑर्बिटल के लिए साई वेव फंक्शन कैलकुलेट किया गया है, जो हमारी बुक में कुछ गिवन है, साई 1s, साई 2s और साई 3s,
और एक साई 2pz का हम देखते हैं उनका वेव फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं साई 1s का, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है, यहाँ पे एक रेडियल पार्ट है। ठीक है, ये एंगुलर पार्ट है, ये एक रेडियल पार्ट है। ये हमने पहले देखा साई आर थीटा कॉमा फाई किस पे डिपेंड कर रहा था, साई आर एन और एल पे डिपेंड कर रहा था, वाई जो तुम्हारा एंगुलर पार्ट था वो एल और एम पर डिपेंड कर रहा था। सबसे पहले अगर मैं 1s की बात करूं, यहाँ पर 2s की बात करूं और 2pz की बात करूं, ये तीन ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं। इसके लिए जो मेरा वेव फंक्शन क्या क्या आता है, 1s के लिए क्या आएगा, साई 1s के लिए जो एंगुलर पार्ट आता है 1/4 पाई आता है। इसके लिए जो रेडियल पार्ट आता है तो यहाँ पर कुछ रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन लिखे हैं कुछ ऑर्बिटल्स के लिए। साई 1s का एंगुलर पार्ट आता है √1/4 पाई और इसका रेडियल पार्ट आता है 2 × z/a0 3/3/2 e⁻ सिग्मा/2। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर होती है 2zr/NA0। n क्या है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर है। n की वैल्यू जो होगी, अगर यहाँ पे साई 1s के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। अब देखो साई 2s के लिए भी यही आ रहा है और साई 2s के लिए जो रेडियल पार्ट आ रहा है 1/2√2 × z/a0 3/2 2 सिग्मा e⁻ यहाँ पे एक टर्म आ रहा है 2 सिग्मा। अब हम बात करते हैं एक रेडियल नोड की। रेडियल नोड क्या होता है, व्हाट इज नोड? नोड वो है, वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब अगर हम रेडियल पार्ट की, रेडियल नोड की बात करें, रेडियल नोड क्या है, वो स्फेरिकल रीजन है, वो स्फेरिकल रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। कैसे आता है, साई 2s का जो भी ऑर्बिटल का, अगर मुझे जिस ऑर्बिटल का मुझे रेडियल नोड निकालना है उसका वेव फंक्शन रेडियल पार्ट वाला 0 कर दूंगा। अगर मैं ये साई 2s की वैल्यू 0 करूंगा तो यहाँ पे टर्म देखो 2 सिग्मा को 0 करना पड़ेगा। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे आएगा 2 सिग्मा = 0। सिग्मा की वैल्यू हमने पता है 2zr/n की वैल्यू क्या है 2a0 = 2। तो यहां से जो मेरे पास r की वैल्यू आती है वो आती है 2a0/z। तो 2a0/z दूरी पर रेडियल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a0 की वैल्यू क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारा आ गया रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट। और ये जो एंगुलर पार्ट है वही देता है क्या मेरे पास, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगर मैं साई 1s का एंगुलर पार्ट की बात करूं, कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब इसका जो ऑर्बिटल होगा वो कुछ ऐसे होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और किसी पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा। ये हो गया मेरा साई 1s का ऑर्बिटल। अगर मैं pz की बात करूं, क्या आ रहा है √3/4 पाई cos थीटा। तो इसका जो ऑर्बिटल आएगा, अगर z एक्सिस ये है तो जब थीटा = 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। जब थीटा = 0 है तो मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ से इसका वेव फंक्शन ऐसे आता है। तो यही एंगुलर और रेडियल पार्ट की स्टडी करने के बाद हमारे पास सारे ऑर्बिटल्स का शेप कैसे होगा, वहाँ पर रेडियल नोड, एंगुलर नोड कैसे होगा, सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व होकर आती है। ऑलराइट, जो भी बचा है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।